वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों किस चीज के बारे में? लॉज ऑफ मोशन के बारे में, राइट। हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी हमारे चैनल को आप वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में आपको परेशानी होगी। तो जरूरत यह है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो चलिए, उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium, राइट बच्चों। आइए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है। ये बॉडी है जिसका मास हम लेते हैं क्या, m1 है, और ये एक स्ट्रिंग है, राइट बच्चों। अब देखिए, एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, राइट बच्चों। अब यहां पे इस बॉडी पे कितना फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। मान लीजिए एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, तो एक तो हमारा ये वेट एक्ट करेगा, राइट। क्योंकि हम इस पे ही निकालना है तो अब हम एक ही चीज, एक ही रिलेशन लेंगे। दूसरा क्या होगा, एक फोर्स हमारा इधर नॉर्मल रिएक्शन, यानी ये सरफेस, इस पे हमारा एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, राइट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। ये वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज द mg, इस तरफ क्या होगा, mg cos थीटा, और इस तरफ होगा हमारा mg sin थीटा, राइट। आप चाहे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो बना सकते हैं, और नहीं तो अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए तो एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि t है हमारा। दूसरा हमारा यानी इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, mg sin थीटा है। इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट आपने ले लिया, mg cos थीटा, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है हमारा, ये n balances the weight, n is equal to क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, एंड द t is equal to क्या हो जाएगा,
mg sin थीटा, सिंपल है बच्चों। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आप, ये हो गया हमारा दूसरा। हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे m1 ले लिए, और m2 ले लिए, और यहां इसको फिक्स कर दिए। इस तरह से हम ले रहे हैं, m1 m2 फिक्स कर दिया, और ये सारे इक्विलिब्रियम में है, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगा हमारा, सेम होगा, राइट। यानी ये वेट हो गया m1g, और यहां पे एक फोर्स हमारा एक्ट करेगा, क्या हो जाएगा ये हमारा m2g। यहां पे एक स्ट्रिंग अलग है ये हमारा, तो ये तो t हो गया, ये t हो गया, इसको मान लीजिए t डैश है, राइट बच्चों। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए जब आप ड्रॉ करेंगे, तो चलिए आप यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम ये t जो है इसको बैलेंस कर देगा, एट इक्विलिब्रियम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m1g। अब यहां पे देखिए टी डैश क्या करेगा m2g को, या यहां पे अगर इसके लिए अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो नीचे एक्ट कर रहा है हमारा क्या, टी डैश, और इसके ऊपर हमारा दो फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा, टी और ये टी, यानी टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, राइट बच्चों। यानी नाउ यू कैन से तो टी डैश हमारा किसके इक्वल हो गया, हमारा 2t के इक्वल। यहां पे इसके लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा m2g हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टी डैश, राइट। यानी टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2g। नाउ यू कैन से टी डैश हमारा कितना है, 2t के इक्वल है, 2t इज इक्वल टू क्या हो गया, m2g के। यानी टी डैश t इज इक्वल टू, इसकी जरूरत नहीं है, टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m2g, यानी 2t इज इक्वल टू व्हाट, m2g के। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले रहे हैं। जैसे हम लेते हैं, यही क्वेश्चन है हमारा,
ये हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है। राइट बच्चों, तो मान लीजिए इसका मास हमारा m1 है और ये m2 है, ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा है, और ये सारा सिस्टम हमारा किस चीज में है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये टेंशन टी हो गया, यहां पे भी क्या हो गया, टेंशन टी हो गया, और ये अलग स्ट्रिंग है तो ये मान लीजिए टी डैश है। यहां पे वेट हमारा क्या हो जाएगा, m2g। तो ऐसे ही अप्रोच करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, यानी अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस चीज के लिए अलग, या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये m2g इधर एक्ट करेगा और इसके अपोजिट हमारा क्या है, टी डैश एक्ट कर रहा है। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर टी डैश एक्ट कर रहा है और इसके अपोजिट दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 2t। राइट, अब यहां पे देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा एक्ट करेगा ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और दिस इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, m1g ये एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा m1g cos थीटा, और ये हो जाएगा क्या, m1g sin थीटा। राइट बच्चों, अब देखिए इसके लिए क्या होगा हमारा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, m1g cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। यहां पे t इज इक्वल टू एक रिलेशन ये भी आ जाएगा हमारा, लॉ m1g sin थीटा, t dash is equal to 2t and t dash is equal to what, ये वेट बैलेंस करेगा m2 इंटू जी। इस तरह से ये हमारा रिलेशन आएगा, है ना, अगर हमारा इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, now we are going to discuss about the momentum। आप हम लोग मोमेंटम के बारे में जरा पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या है हमारा, we are talking about the linear momentum। linear momentum इसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से, हमारा p से, है ना। और लीनियर मोमेंटम को जो डिफाइन करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल टू m इंटू वी के। राइट बच्चों, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा,
its unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ml t-1। तो what you have seen the p is directly proportional to v, है ना, यानी p is directly proportional to v when m is constant। यानी मास अगर आपका कांस्टेंट है तो p क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारा v के है। यानी वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। सिमिलरली p is directly proportional to m when v is constant, तो क्या होगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राइट बच्चों। लेकिन अगर बात करें, अगर p आपका कांस्टेंट है ना, when p is constant then p अगर कांस्टेंट है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी m इज इक्वल टू p बाई v। यानी अगर p कांस्टेंट है तो m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हमारा v के। या आप ये कह सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m के। राइट बच्चों। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास क्या होगा, हमारा कम होगा, या मास बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, हमारा कम होगा। राइट बच्चों। तो कहने का सेंस ये हो गया अगर इन सब के लिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, मिटा देते हैं इसको। तो व्हेन m इज कांस्टेंट, पहला हम ले रहे हैं क्या, व्हेन m इज कांस्टेंट, व्हेन m इज कांस्टेंट, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v। या आप ये कह सकते हैं कि p1 बाई p2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, v1 बाई v2। p1 बाई p2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। यानी आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी ग्राफ हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा। यानी ये हो गया हमारा p के लिए, और ये हो गया किस चीज के लिए, हमारा v के लिए। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कौन से ग्राफ आएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन। यानी वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। दूसरा, व्हेन v is constant, when v is constant, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा m के। यानी p1 बाई p2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 के। यानी यहां पे जब हम ग्राफ खींचेंगे p और m के बीच में, p और m के लिए अगर हम ग्राफ लेंगे तो यहां भी क्या आएगा बच्चों, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और यहां पे कहा जा रहा है कि व्हेन p इज कांस्टेंट तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v।
यानी इनवर्स रिलेशन है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास कम होगा, और मास बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, हमारा कम होगा। तो इस केस में जो ग्राफ हमारा आएगा वो कैसा आएगा हमारा, यानी पी, सॉरी पी करें एम और वी के लिए, ये इस तरह से आएगा ऐसे। तो ये चीज है, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया किस चीज के बारे में बच्चों, मोमेंटम के बारे में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। किस चीज के बारे में, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू ए, राइट। यानी आप ये बोलते हैं A इज इक्वल टू F बाई m। ओके बच्चों, यानी आप ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने, बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट बच्चों। तो ये तो 90% केस में ये इसको सही मान करके चलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ये सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ये, राइट। यानी अमूमन क्या होता है कि हम मास को जो है क्या है, कांस्टेंट मान करके चलते हैं। मास को हम लोग कांस्टेंट, किसी बॉडी का मास अगर m है तो m ही रहेगा। तो 90% केस में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मास क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। मास भी क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। वहां पे ये परेशानी हो जाती है ना, वहां पे ये वैलिडेट नहीं करता बच्चों। तो आमतौर पे 9th में पढ़ाया जाता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, acceleration produced in the body which is directly proportional to the force applied on the body and inversely proportional to mass of the body। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है बच्चों, राइट। तो एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जो हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है हमारा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, the rate of the rate of the rate of change in momentum, the rate of change in momentum is directly proportional to, is directly proportional, is directly proportional to force applied on the body, force applied on the body, राइट बच्चों, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो लेट कीजिए कि यही हमारा बॉडी है जिसका मास m है, मास m है, और ये v वेलोसिटी से क्या है, हमारा मूव कर रहा है, राइट बच्चों। तो कंसीडर a body of mass, a body of mass m
moving with velocity v, राइट। देन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? देन लीनियर मोमेंटम of the body is P is equal to क्या हो गया हमारा m into v। ओके, अब क्या करते हैं, फोर्स हम एक्ट करते हैं तो इसका मोमेंटम क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है, राइट। यानी when a force F acting on the body for very small time interval delta t, for very small time interval delta t, and its momentum changed by delta p। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम ऊपर लिख देते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा हमारा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। यहां तक नोट कीजिए बच्चों। ओके बच्चों, अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमारा जगह खाली हो जाए, फिर हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दें। यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, K डेल्टा P बाई डेल्टा टी। ओके, यानी अगर K हमारा यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डेल्टा P बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, राइट। और आप इसको अगर हम लिखेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा टी, यानी F इज इक्वल टू m इंटू A। तो ये जो है, यानी ये ऑलवेज करेक्ट हमारा नहीं होगा, इट नॉट बी द करेक्ट। क्यों कि हम यहां पे मान करके चलते हैं क्या कि मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ये तभी करेक्ट होगा जब हमारा क्या हो, मास हमारा कांस्टेंट हो। लेकिन अगर मास हमारा कांस्टेंट नहीं है, मास हमारा वेरिएबल है ना, तब ये करेक्ट नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर मास विल बी द ऑलवेज वेरिएबल बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर आप m इज इक्वल टू क्या लेते हैं, m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके बच्चों, whenever you will take this formula, m is equal to m naught root under 1 minus, तो ये तो जब v जो है 0 होगा तभी जो है हमारा m क्या होगा, m naught इक्वल होगा।
लेकिन हम मान के चलते हैं, मान लिया कि आपकी जो वेलोसिटी होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें मास चेंज होता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, जिसको आप काउंट करके नहीं चलते। यानी मास उस केस में हम कांस्टेंट ही लेकर के चलते हैं बच्चों, राइट। मास क्या होता है हमारा, उस केस में कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्योंकि अब यहां पे ये देखिए कि वेलोसिटी अगर 3 और ये क्या है 3 लाख, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 लाख का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, उसका रेशियो जो होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, है ना। यानी कोई खास चेंजेस उसके मास में नहीं होता। तो मास को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ही लेकर के चलते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जिसमें मास हमारा क्या होता है, वैरी। जैसे रॉकेट प्रोपल्सन के केस में मास क्या होता है हमारा, वैरी करता है। तो क्या ये लागू होगा, नहीं होगा। तो चूंकि 90% केस में हमारा ये फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट मोर एक्यूरेट फॉर्मूला, राइट बच्चों। तो मोर एक्यूरेटली अगर लिखना है तो हम और इसको एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मिटा देते हैं इसको। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर टाइम इंटरवल को क्या करें हम, और भी ज्यादा अगर हम शॉर्ट कर दें तो एक्यूरेसी हमारा मेंटेन हो जाएगा। व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, व्हेन डेल्टा टी यानी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम, इस चीज को कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। नाउ दिस इंप्लाइज द F इज इक्वल टू dp by dt. This is the accurate formula. This is the accurate formula for force. This is the accurate formula for force, right बच्चों। अब देखिए कैसे, इसको पहले मिटा दें। तो P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, m इंटू वी, है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारा, m इंटू वी, राइट। यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, dp बाई dt। नाउ दिस इज प्रोडक्ट फॉर्मूला हो गया हमारा dm इंटू वी बाई dt। u इंटू वी के फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। दिस इज द एक्यूरेट फॉर्मूला यू कैन से। तो ये कहां से आया, dp बाई dt से ही आया। कहां से आया ये हमारा, dp बाई dt से। दिस इज द एक्यूरेट फॉर्मूला। अब देखिए होगा क्या कि अगर मास हमारा कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो F क्या हो जाएगा, m dv बाई dt, यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। लेकिन अगर मास हमारा कांस्टेंट नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, राइट। लेकिन चूंकि 90% केस में, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने से हमारा मास में वेरिएशन हम लोग नहीं लेते हैं, तो 90% ऐसा सिस्टम होता है, 90% केस में, 90% केस में हम लोग मास को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। तो जब मास कांस्टेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है, m dv बाई dt, और ये हो जाता है जीरो। यानी
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन दिस इज द मोर एक्यूरेट फॉर्मूला फॉर फोर्स, या इसको भी आप कह सकते हैं मोर एक्यूरेट, राइट बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।